स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करें। आज जो हम लोग सीखने वाले हैं उसका नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग। उसका नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है? देखिए, जब भी हम कोई किसी चीज़ को बनाते हैं, किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, तो प्रोडक्शन करने के जो तरीके हो सकते हैं वह हो सकता है कि हम जितने भी चीज़ें बनाते हैं सब अलग अलग तरीके के बनाएं। ठीक है, सब अलग अलग तरीके की चीज़ें बनाएं। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि हम एक ही जैसे चीज़ें बहुत सारे बनाएं। एक जैसे चीज़ें बहुत सारी बनाएं। ठीक है, तो जब बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं एक जैसे, तो उसमें क्या होता है, हर एक चीज़ एक जैसा ही लगता है, उतना ही मटेरियल लगता है, उतना ही लेबर लगता है, उतने ही खर्चे लगते हैं जब एक जैसा बने। लेकिन जब अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग तरीके से बने तो अलग होता है। तो आज हम लोग जो सीखने वाले हैं प्रोसेस कॉस्टिंग, उसमें क्या होता है कि जब एक ही जैसे चीज़ें बहुत बड़ी मात्रा में बनाते हैं और अगर उसको बनाते हैं तो उसको बनाने के अगर कई सारे स्टेप्स हैं। जैसे अगर हम कोई प्रोडक्ट बनाने जाते हैं तो हो सकता है कि उसमें दो स्टेप से गुजरना पड़े, प्रोसेस ए और प्रोसेस बी। इसमें क्या होता है कि हम लोग एक ही चीज़ बनाते हैं लेकिन उसमें दो स्टेप्स में बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगले स्टेप्स के लिए जो पहला स्टेप्स होता है वह उसके रॉ मटेरियल का काम करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब तक पहला स्टेप कंप्लीट नहीं होगा तब तक दूसरा स्टेप हम लोग नहीं करेंगे। तो पहला स्टेप करेंगे, उसके बाद ही दूसरा स्टेप करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग में जाएंगे तो उसमें क्या होगा, काम होंगे कई सारे स्टेप्स मतलब एक से ज़्यादा स्टेप्स में होंगे, और जब तक फर्स्ट स्टेप ना होगा तब तक दूसरा स्टेप हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो हमें ये सीखना है कि ये प्रोसेस जो होगा तो अलग अलग कैसे करेंगे। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि हम चिप्स बनाते हैं। ठीक है, तो चिप्स बनाने में क्या होता है, तो सबसे पहले उसका जो रॉ मटेरियल होता है, जो उसके आलू होंगे जो भी होंगे, उसको लेते हैं। तो उसका पहला प्रोसेस ये होता है कि उसको लेकर के उसकी सफाई होती है, उसकी कटाई होती है, और उसके बाद दूसरे स्टेप्स में जाते हैं। पहला स्टेप हुआ, उसकी सफाई हुई, कटाई हुई। दूसरे स्टेप में उसकी क्या करते हैं, फ्राई करते हैं। ठीक है, तीसरे स्टेप में उसको पैक करते हैं। तो जनरली क्या होता है कि जितने भी चीज़ें होती है ना वो कई सारे स्टेप्स में होती है। जैसे कि अगर हम ये बात करें शर्ट की, तो शर्ट में क्या होता है कि जब एक ही कंपनी का एक जैसा शर्ट बहुत ज़्यादा यूनिट में बने तो उसमें क्या होता है कि एक कपड़ा लिया जाता है और उसमें कपड़े का बड़े बड़े थान होते हैं, है ना, उसमें से एक साइज का कपड़ा काट लिया जाता है। उसके बाद इसमें क्या होता है कि काटने वाले का काम अलग होता है। एक आदमी ऐसे होते हैं जो बस इसकी सिलाई करते हैं। क्या करते हैं, सिलाई करते हैं। अगले जो होंगे इसका बटन करेंगे, प्रेस करेंगे, पैक करेंगे। तो मतलब अलग अलग काम हुआ। तो ऐसा होता है कि अगर कोई कस्टमर मेरे पास आए और आधा अधूरा बना हुआ प्रोडक्ट ही हमारे यहाँ से खरीद करके ले जाए, मतलब एक स्टेप्स के बाद ही ले जाए, तो वह कितना का देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सीखना, तो इसके लिए हमें क्या है कि हमें प्रोसेस पता होना चाहिए कि इस प्रोसेस के बाद उसका कॉस्ट कितना पड़ेगा, इस प्रोसेस के बाद उसका कॉस्ट कितना पड़ेगा। जैसे कि कोई आदमी आता है और वो कहता है कि देखिए भाई, आप ना हमको सिर्फ शर्ट का सिलाई किया हुआ दे दीजिए, उसका फिनिशिंग और उसका जो ब्रांडिंग करना है अपना खुद से कर लेंगे। तो हमें क्या करना है कि उस सिलाई तक का हम कॉस्ट पता होना चाहिए, उससे हम उसको उस हिसाब से उसका कॉस्ट ले सकते हैं।
या फिर हम अपना ही बना रहे हैं तो हमें सिलाई का तक का कॉस्ट अलग पता होना चाहिए, उसका फिनिशिंग का कॉस्ट अलग पता होना चाहिए। तो जब इस तरह से कई सारे प्रोसेस में काम हो, एक से ज़्यादा प्रोसेस में काम हो, तो उसको निकालने के लिए जो कैलकुलेशन करते हैं उसको बोलते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। उसको बोलते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। तो प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होता है कि एक स्टेप में काम ना होकर के एक से ज़्यादा स्टेप में काम होता है। उसके बाद ये प्रोसेस 2, 3, 4 स्टेप में हो सकते हैं। तो जितने स्टेप में होंगे उन सभी के लिए हम लोग अलग अलग अकाउंटिंग करेंगे। तो अभी क्या है, जब भी हम कॉस्टिंग करने जाएंगे उसका, तो हम जानते हैं कि जब भी हम कोई चीज़ बनाने जाते हैं तो उसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, तो सबसे पहले हमें चाहिए मटेरियल। हमें चाहिए मटेरियल, उसके बाद चाहिए लेबर, उसके बाद चाहिए उस पर एक्सपेंस। ठीक है। तो क्या होता है कि अगर हम लोग अलग अलग स्टेप्स में भी जाते हैं तो ऐसा होता है कि प्रोसेस ए में जाए या प्रोसेस 1 में जाए, पहले प्रोसेस में जाए, तो हमें मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस लगा करके और आधा काम कंप्लीट या फिर कुछ पार्ट उसका कंप्लीट कर लेना होता है। उसके बाद ये जो काम कंप्लीट हुआ, इस काम को हम दूसरे स्टेप पे भेज देते हैं, दूसरी जगह पे काम करने के लिए भेज देते हैं। तो क्या होता है कि अभी जो मेरा काम इनपुट बनकर तैयार हुआ है, जो मेरा लगा है, आउटपुट हो गया है, आउटपुट बनकर तैयार हुआ है, तो ये जो इस प्रोसेस 1 का या प्रोसेस ए का जो स्टेप्स का ये आउटपुट हुआ, अगले स्टेप के लिए या अगले प्रोसेस के लिए वह इनपुट होगा। मतलब आधा काम जो यहाँ पे कंप्लीट किए, इस काम को अब क्या करते हैं, अगले स्टेप पे जाते हैं। तो जितना काम कंप्लीट हो चुका है उससे अब आगे का होगा, क्या होगा, उससे आगे का होगा। ठीक है। तो ये हो गया प्रोसेस 2। तो प्रोसेस 2 में जब जाते हैं तो प्रोसेस 1 में जितने खर्चे हो चुके होते हैं वो हो चुके हैं। अब क्या करते हैं, प्रोसेस 2 में फिर से खर्चे करने पड़ते हैं। तो ऐसा होता है कि प्रोडक्ट के हिसाब से वहाँ भी मटेरियल लगेगा, वहाँ भी लेबर लगेगा, वहाँ भी एक्सपेंस लगेगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे मटेरियल कम लगे या ना लगे, लेबर और एक्सपेंस लगे। तो प्रोसेस 1, 2, 3 जितने भी प्रोसेस में काम होंगे उतना लगेगा। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग एक अकाउंट बनाते हैं। ठीक है। तो जो भी अकाउंट बनाते हैं तो उसको एक अलग सीट लेंगे। ठीक है। उस सीट में जितने भी प्रोसेस होंगे, प्रोसेस 1 हो, प्रोसेस 2 हो, प्रोसेस 3 हो या प्रोसेस 4 हो या फिर 2 ही प्रोसेस हो, जितने भी प्रोसेस हो सबका एक अलग अलग टी शेप अकाउंटिंग करेंगे। टी शेप अकाउंटिंग मतलब उसका लेजर टाइप फॉर्मेट उसका बना लेंगे। ठीक है। अब क्या करेंगे कि हमें कुछ चीज़ें इसमें आएंगी जो जानना जरूरी है। ठीक है। तो क्या जानना जरूरी है, तो हमें जानना ये जरूरी है कि ये नॉर्मल लॉस क्या होता है। नॉर्मल लॉस क्या होता है, क्योंकि जब भी हम लोग अभी कॉस्टिंग करने चलेंगे, प्रोसेस कॉस्टिंग, तो उसमें एक वर्ड आएगा नॉर्मल लॉस। ठीक है। उसके बाद वर्ड आएगा एबनॉर्मल लॉस। ठीक है। तीसरा आएगा एबनॉर्मल गेन। ठीक है। या फिर इसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिवनेस। तो अभी सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये नॉर्मल लॉस क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, और ये एबनॉर्मल गेन या फिर इफेक्टिवनेस क्या होता है। ठीक है। तो जो नॉर्मल लॉस होता है, नॉर्मल लॉस होता है, तो क्या होता है ना कि हम कोई काम करने जाते हैं तो जो लॉस हमको पहले से पता हो कि इस काम को करने में अप्रोक्स मेरा इतना जो है इतना नुकसान हो जाएगा, जो हमें पहले से पता हो कि इतना नुकसान होता ही है, चाहे कितने भी अच्छे से काम करे इतना नुकसान मेरा होगा ही, तो उसको बोलेंगे नॉर्मल लॉस। मतलब जो लॉस हमको पहले से ही पता हो या फिर उस काम को करने में इतना लॉस होता ही हो, उसको बोलेंगे नॉर्मल लॉस। उसके बाद एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है कि या तो मेरी असावधानी की वजह से या किसी विशेष घटना के घटने की वजह से वो लॉस हो जाता है। ठीक है। तो जब इस तरह का लॉस होता है जो हमें पहले से पता नहीं होता है तो वो होता है एबनॉर्मल लॉस। ठीक है। और क्या है, एबनॉर्मल गेन। तो जिस तरह से हमको किसी घटना के घटने की वजह से या फिर असावधानी के कारण से
लॉस होता है, इसी तरह से किसी घटना के घटने की वजह से या फिर कुछ विशेष कंडीशंस में क्या होता है कि हमें लॉस होने के बदले में गेन हो जाता है, कुछ ज़्यादा इनकम ही हो जाता है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे एबनॉर्मल गेन या फिर इफेक्टिवनेस। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि हम जो बनाने जा रहे हैं जिस प्रोडक्ट को, उस प्रोडक्ट में हमने 100 यूनिट अपना मटेरियल डाला। कितना डाला? 100 यूनिट। ठीक है, तो 100 यूनिट डाला, तो जितना यूनिट हमने मटेरियल डाला उतना यूनिट मेरा प्रोडक्शन होना चाहिए था। अब क्या है कि उसमें से कुछ हमें पहले से ही पता होता है, जैसे कि 5 यूनिट मेरा ना इसमें लॉस हो ही जाएगा, कितना भी अच्छे से काम करे 5 यूनिट मेरा लॉस हो ही जाएगा। तो इसको बोलते हैं नॉर्मल लॉस, इसको बोलते हैं नॉर्मल लॉस। तो अगर हमने 100 यूनिट मटेरियल डाला तो मेरा 5 यूनिट जो है वो नॉर्मल लॉस होना है। तो 5 यूनिट जो मेरा लॉस होने वाला है ये नॉर्मल लॉस हुआ। अब मतलब 100 यूनिट हमने मटेरियल लगाया, 5 यूनिट लॉस हो ही जाना है, तो मतलब मेरा 95 यूनिट्स आउटपुट निकलना चाहिए, 95 यूनिट्स आउटपुट निकलना चाहिए। लेकिन क्या होता है ना कि कभी कभी ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि 90 यूनिट्स ही मेरा प्रोडक्शन हुआ। कितना हुआ? 90 यूनिट्स। ठीक है, जब मेरा 90 यूनिट्स प्रोडक्शन हुआ तो फिर 5 यूनिट्स कहाँ गए? तो 5 यूनिट जो है किसी वजह से नुकसान हो जाते हैं, तो इसी 5 यूनिट को हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। इसको बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, किसी विशेष कंडीशन में ऐसा भी होता है कि जो 95 यूनिट्स प्रोडक्शन के बदले में 98 हो जाए। कितने हो जाए? 98। मतलब हमने 100 यूनिट मटेरियल डाला, मेरा जो लॉस हुआ 5 यूनिट्स, और जो मेरा आउटपुट हुआ वह है 98। तो भाई ये बढ़ कैसे गया? हमको तो 95 ही होना चाहिए था, तो 98 कैसे हुए? तो क्या होता है ना कि कभी कभी जो मेरा रॉ मटेरियल परचेज होकर के आता है ना, तो उसमें जो उस पर मात्रा लिखा होता है ना, जो उसका वेट लिखा होता है या जो पीस लिखा होता है, कभी कभी उससे ज़्यादा निकल जाता है। तो जब ज़्यादा निकल जाए तो मेरा जो आउटपुट है वो भी ज़्यादा होगा। हमने बिना देखे बिना समझे उसको डाल दिया तो ऐसा होता है कि ज़्यादा हो गया। तो ये होता है एबनॉर्मल गेन या फिर इफेक्टिवनेस। तो ये कितना हुआ? तो 3 यूनिट्स। कितना हुआ? 3 यूनिट्स। ठीक है, तो अब क्या है ना कि इसको ना हम एक फॉर्मेट पे इसके समझते हैं कि कैसे इसको बनाएंगे। जब हम इसको कॉस्टिंग करने चलेंगे तो इस प्रोसेस कॉस्टिंग को कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसको देखते हैं। देखिए, जब भी इसको कॉस्टिंग करने चलेंगे ना तो टी सेप अकाउंटिंग बनाएंगे। क्या बनाएंगे? टी सेप अकाउंटिंग। यहां पे लिखना है प्रोसेस 1 अकाउंट। ठीक है, इसमें क्या लिखना है? पार्टिकुलर्स। पार्टिकुलर्स। इसमें लिखना है यूनिट। ठीक है, इसमें लिखना है अमाउंट। इसमें लिखना है पार्टिकुलर्स। इसमें लिखना है यूनिट और इसमें लिखना है अमाउंट। ठीक है, अब इसी तरह से हम क्या करेंगे ना कि अपने प्रोसेस 2 का भी फॉर्मेट बना लेंगे। प्रोसेस 2 का भी फॉर्मेट बना लेंगे और दोनों ना साथ साथ लेके चलेंगे। अगर मेरा प्रोडक्ट 3 प्रोसेस में तैयार होता है तो ये जो टी सेप अकाउंटिंग करेंगे ये 3 इसका फॉर्मेट बना लेंगे। ये प्रोसेस 1 का हुआ, इसके बाद हम लोग बना लेंगे प्रोसेस 2 का। ठीक है, अगर यह 3 स्टेप्स में तैयार हो तो इसके बाद फिर से ऐसा ही बनाएंगे, उसको लिखेंगे प्रोसेस 3 अकाउंट। ठीक है, अब ये ज़्यादा कुछ नहीं है, ये जो हम लोग नॉमिनल अकाउंट बनाते हैं ना जिस तरह से, बस सेम टू सेम वैसे ही बनेगा। इसमें जितने भी खर्चे होते हैं सबको डेबिट साइड लिख दीजिए, जो इनकम होता है उसको क्रेडिट साइड लिख देंगे। तो कैसे होगा? तो हम जानते हैं किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? तो हमें चाहिए मटेरियल। क्या चाहिए? मटेरियल।
तो अब क्या है ना कि मटेरियल में यूनिट डालेंगे, मटेरियल में यूनिट डालेंगे कि हमने कितना डाला। जैसे कि हमने 100 यूनिट डाला, ठीक है, कितना डाला 100 यूनिट, ठीक है। अगर वह 10 रुपये के हिसाब से हो, कितने के हिसाब से हो 10 रुपये के हिसाब से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1000 रुपया। ये क्या है ना कि जो कितने का यूनिट आ रहा है आपको क्वेश्चन में दिया होगा, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने चलेंगे ना तो ये पर यूनिट कॉस्ट आपको दिया होगा। तो यूनिट डाल देना है, कितना हमने डाला उसका अमाउंट डाल देना है। उसके बाद क्या करना है ना कि इसमें वेजेज डालना है, टू वेजेज, जो लेबर था, लेबर का खर्चा आया वह इसमें डाल देंगे। अब ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी चीज को बनाने जाते हैं तो जो मेरा प्रोडक्ट निकल के, जो मेरा आउटपुट निकल के आता है वह कितना आता है, तो जितना हमने उसमें मटेरियल डाला, जितना हमने उसमें मटेरियल डाला। अब क्या है कि मटेरियल जितना डालेंगे मेरा आउटपुट उतना ही ज़्यादा निकलेगा, जितना कम डाला उतना कम निकलेगा। तो अगर हमने इसमें वेजेज कितना भी लगा दिया तो क्या होता है, उससे मेरे आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे कि अगर हम घी बनाने जाते हैं, क्या बनाने जाते हैं, घी। तो अगर घी बनाते हैं तो अगर हमने 100 kg के हिसाब से मटेरियल डाला, 100 kg के हिसाब से मटेरियल डाला, तो मेरा आउटपुट होगा 100 kg के हिसाब से ही। अगर उसको 100 kg को तैयार करने में 2 लेबर लगते हैं, ठीक है, तो अगर क्या 5 लगा दे, 2 लेबर के बदले 5 लगा दे, तो क्या मेरा जो घी तैयार हुआ 100 kg के हिसाब से ना होकर के उससे ज़्यादा होगा? नहीं। तो जो मेरा मटेरियल हमने जितना डाला मेरा आउटपुट उतना ही निकलता है। उसमें क्या है कि वेजेज से या फिर उसके लेबर कॉस्ट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसके वेजेज वाले में यूनिट में कुछ ना डालेंगे, ठीक है, उसमें क्या डालना है, सिर्फ अमाउंट डाल देना है। एक एग्जांपल लेते, जैसे कि हमने 500 का वेजेज खर्चा किया, कितना किया 500 का, ठीक है, तो जितना जो भी अमाउंट होगा उसमें डाल देना है आप अपने क्वेश्चन के हिसाब से। उसके बाद क्या करना है, एक्सपेंसेस डाल देना है। इसमें क्या करना है, एक्सपेंसेस डाल देना है। एक्सपेंसेस, अब चाहे कितना भी एक्सपेंसेस कर ले, मेरा जो मटेरियल है आउटपुट उतना ही निकलेगा, उस एक्सपेंस की वजह से आउटपुट नहीं बढ़ेगा। तो इसमें यूनिट में नहीं डालना है। अगर 300 का हमने एक्सपेंसेज किया तो क्या होगा, जब इसका हम लोग कॉस्टिंग करेंगे ना तो ये मेरा जो यूनिट तैयार होगा, ये कितना होगा 100 यूनिट। अब इसका कॉस्ट कितना हो गया 1800 रुपये, कितना हुआ 1800 रुपये। अब क्या है ना, जैसा कि हम लोग पहले समझे थे कि अगर हम लोग प्रोडक्शन करने जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि कुछ नॉर्मल लॉस भी होते हैं। तो जो भी नॉर्मल लॉस होता है ना उसको इस साइड में लिख दीजिए, बाय नॉर्मल लॉस। तो हमने क्या देखा था कि 5 यूनिट में मेरा नॉर्मल लॉस हो गया, 5 यूनिट मेरा नॉर्मल लॉस हो गया, ठीक है। तो जो भी नॉर्मल लॉस होता है उसको लिख देना है। उसके बाद जो मेरा आउटपुट निकल के आएगा, तो ये क्या है कि ये फिनिश्ड गुड्स नहीं हुआ। जो मेरा आउटपुट निकल के आया ये फिनिश्ड गुड्स नहीं होता है। क्या होता है कि इसका ना टोटल इसके लिए इनपुट होता है। ये जो प्रोसेस 1 का आउटपुट था ये प्रोसेस 2 के लिए इनपुट होता है। तो जो इसका बैलेंस आएगा इसको हम ट्रांसफर कर देंगे प्रोसेस 2 में, ठीक है। जो इसका टोटल हुआ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बाय बैलेंस CD और ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 अकाउंट, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर बाय प्रोसेस 2 अकाउंट डायरेक्ट भी रख देंगे फिर भी सही है ना। तो अब क्या है कि हमें यहाँ पे यह देखना होगा कि मेरा आउटपुट कितना निकला, ठीक है।
तो मेरा क्या है कि आउटपुट निकल गया 95 यूनिट्स। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एबनॉर्मल लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर यहीं पे मेरा जो आउटपुट है वह निकल जाता है 90 यूनिट्स। ठीक है, तो अब हमें यह देखना है कि जो मेरा नॉर्मल लॉस हुआ है, जो मेरा नॉर्मल लॉस हुआ है वह कितने का हुआ है। ठीक है, तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ये नॉर्मल लॉस जो हुआ है, अगर ये नॉर्मल लॉस हुआ है, तो इसको ना अगर हम क्या करते हैं कि इससे कुछ रिकवर भी होता है क्या, जो नॉर्मल लॉस हुआ है इससे कुछ रिकवर भी होता है क्या। तो अगर रिकवर होगा जितना, उसके हिसाब से इसमें अमाउंट को डाल देना है। अगर रिकवर ना हो तो नहीं डालेंगे। तो अगर उससे कुछ रिसीव हो जाता है, कुछ हमें मिल जाता है उस स्क्रैप से, या जो कुछ बर्बाद हुए हैं, जो नॉर्मल लॉस है, अगर हमें उससे कुछ मिल जाता है तो उसको इस अमाउंट में डालेंगे। अगर नहीं मिलता है तो उसको ऐसे ही खाली छोड़ देंगे। ठीक है, अब क्या है कि अगर वहां पे एबनॉर्मल लॉस हो जाए, क्या हो, एबनॉर्मल लॉस हो जाए, एबनॉर्मल लॉस हो जाए, तो एबनॉर्मल लॉस में क्या होता है ना कि हमको कुछ रिसीव नहीं होता है ना। उसको हमें क्या करना होता है कि P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो इसका जो टोटल अमाउंट होगा उसको कैलकुलेट करेंगे। अभी कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको भी सीखते हैं। ठीक है, तो अगर मेरा 5 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस हुआ, अगर मेरा 5 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस हुआ, तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पे अमाउंट निकाल करके डाल देंगे और फिर क्या करना है कि इसको बैलेंस कर लेना है। तो ये तो हम जानते हैं कि 1800 ही होगा। अगर हमने मान लिया कि जो 5 यूनिट थे ना, ये अगर 2 रुपये बिक गए, कैसे बिक गए, 2 रुपये बिक गए, माना कि, तो ये क्या होगा, 10 रुपये का बिक जाएगा, या फिर जैसे भी बिके। अगर बिकता है, रिसीव होता है, तो अमाउंट यहाँ पे डालना है, नहीं बिका तो नहीं डालना। अब क्या करना है कि एबनॉर्मल लॉस को कैलकुलेट करना है। अब एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो देखिए एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। कैसे करेंगे इसको थोड़ा सा आगे समझते हैं। अब क्या करना है, जो प्रोसेस 2 का जो बैलेंस था ना, इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर देना है टू बैलेंस BD। ठीक है, ये क्या होगा, ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1, या फिर इसको डायरेक्ट प्रोसेस 1 अकाउंट भी लिख देंगे तो चलेगा। क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखना है प्रोसेस 2 अकाउंट और यहाँ पे लिखना है प्रोसेस 1 अकाउंट। ठीक है, अब क्या है कि जो उसका यूनिट तो हमको पता ही है, पार्टिकुलर्स यूनिट अमाउंट, पार्टिकुलर्स यूनिट और अमाउंट। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ का जो टोटल अमाउंट होगा ना, यहाँ पे डालते हैं। और यहाँ कितना है अभी तो हम कैलकुलेट नहीं किया ना, इसको भी आगे सीखते हैं कैसे करेंगे, उसको निकालते हैं। अब क्या करेंगे कि अगर यहाँ पे जितने भी खर्चे हुए, अगर फिर से मटेरियल लगा यहाँ पे लिख देना है, अगर नहीं लगा तो नहीं लिखेंगे, टू वेजेज, टू एक्सपेंसेज। ठीक है, तो जो भी एक्सपेंसेज आएगा ना यहाँ पे वह डाल देना है। इसको मटेरियल यहाँ से हटा दीजिए फिलहाल, जब अमाउंट ले रहे हैं, अगर लगेगा तो डाल देंगे। यहाँ पे ये वेजेज लगा 200 का, और ये लगा 100 रुपये का एक्सपेंसेज। अब फिर से यहाँ पे अगर नॉर्मल लॉस होता है, नॉर्मल लॉस होता है, मान लिया कि कितने यूनिट हुए, 2 यूनिट्स हुए, कितने हुए, 2 यूनिट्स। तो अब क्या करना है कि उसमें भी अगर कुछ रिकवर हो पाए, जैसे कि मान लिया कि 5 रुपये के हिसाब से इसमें भी रिकवर हो गया, तो 10 रुपये लिख दिया, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। अगर
अब क्या है ना कि हमने कितना डाला था मटेरियल, 90 यूनिट्स, तो मेरा प्रोडक्शन कितना होना चाहिए था, 90 यूनिट्स, लेकिन क्या है 2 यूनिट नॉर्मल लॉस है, तो मेरा प्रोडक्शन कितना होना चाहिए था, 88। कितना होना चाहिए था, 88। लेकिन ऐसा हो कि मेरा ना प्रोडक्शन 90 हो जाए, तो क्या होगा, उसको क्या बोले थे, एबनॉर्मल गेन, इफेक्टिवनेस। तो अगर मेरा जो ये फिनिश गुड्स हुआ या कितना हो गया, 90 यूनिट्स, मतलब ये है कि मेरा जो इफेक्टिवनेस है कितना हुआ, 2 यूनिट्स हुए। अब ध्यान रखना है, अब हमको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो इफेक्टिवनेस होगा उसको इस साइड लिख देना है, और जो एबनॉर्मल लॉस होगा उसको इस साइड लिख देना है। अब क्या है कि इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे कि जो मेरा एबनॉर्मल लॉस हुआ वह कितने का हुआ और इफेक्टिवनेस हुआ या कितने का हुआ। तो इसके लिए इसको समझिए, यहाँ पे हम लोग इसको समझते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो मेरा टोटल कॉस्ट लगा है, टोटल कॉस्ट लगा है वह कितने का लगा, ठीक है। अब उसमें से हम जानते थे कि मेरा नॉर्मल लॉस कुछ ना कुछ होगा, तो जो मेरा नॉर्मल लॉस होता है वह कितने का होता है, ठीक है। अब उसमें हमें जो रिसीव होता है ना उसमें से उसको माइनस कर देना है, जो अगर रिसीव हो जाएगा उसको माइनस कर देना है, ठीक है। अब उसको क्या करना है, डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, तो जो मेरा टोटल यूनिट था, है ना, टोटल यूनिट था, ठीक है। अब उसमें से माइनस किसको कर देना है, तो नॉर्मल लॉस को, तो नॉर्मल लॉस यूनिट, ठीक है। तो अगर इसको हम समझे तो जब प्रोसेस 1 में देखते हैं तो प्रोसेस 1 में मेरा कॉस्ट टोटल कितना लगा, तो 1800 का, ठीक है। इसमें मेरा नॉर्मल लॉस कितने का हो रहा है, तो जो 5 यूनिट का लॉस हुआ है उसमें मेरा रिसीव हो गया 10 रुपया, मतलब 10 रुपया मेरा कम खर्चा हुआ, 10 रुपया मेरा कम खर्चा हुआ। तो जो मेरा कम खर्चा हुआ वो रिसीव हो गया, उसको माइनस कर दिए। और डिवाइड किससे करेंगे, तो मेरा ना रिजल्ट क्या आ रहा है, मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, तो जो मेरा आउटपुट आ रहा है वह आ रहा है कितने का, तो 100 यूनिट, ठीक है। अब उस 100 यूनिट में से जो नॉर्मल लॉस था उसको माइनस कर देंगे, तो जो मेरा निकल के आ रहा है वह आ रहा है 1790 डिवाइडेड बाई 95। अब क्या करना है, इसको निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, कैलकुलेट करिए, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये मेरा जो आ रहा है वह आ रहा है 18 रुपया 84 पैसा अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो अब हम ये क्या हुआ, ये पर यूनिट कॉस्ट हुआ, ये क्या हुआ, पर यूनिट कॉस्ट हुआ। तो अगर मेरा एबनॉर्मल लॉस होता है तो कितना होगा, तो हमने जितना बनाने में खर्चा किया उसके हिसाब से ये मेरा एबनॉर्मल लॉस हो जाएगा। तो अगर इसको हम लोग कैलकुलेट कर ले कि मेरा जो एबनॉर्मल लॉस है वह कितने का होता है, तो क्या करेंगे, एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट करने के लिए इसको ना मल्टीप्लाई कर देंगे जो मेरा यूनिट लॉस्ट हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, मतलब मेरा जो अप्रोक्स में बात करें तो 94 का क्या हो गया है, एबनॉर्मल लॉस। अब क्या करेंगे, मेरा जो रिजल्ट आया है वह कितना आया, तो जो मेरा रिजल्ट आ रहा है 18.84 इंटू 90, 1696 रुपये का अप्रोक्स में। तो इतने का मेरा ये हो गया। इसको बैलेंस भी करेंगे तो ऐसा ही कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसका जो टोटल था ना इसको यहाँ पे डाल देना है, कितना आया 1696, ठीक है। अब मेरा वेजेज लग गया, मेरा एक्सपेंसेस लग गया। अब क्या निकालना है, इफेक्टिवनेस। क्या निकालना है, इफेक्टिवनेस। तो जब टोटल करेंगे तो कितने का होगा, 92 हो रहा है,
तो इसका तो यूनिट का बैलेंस हो गया। अब क्या करना है, इफेक्टिवनेस निकालना है। तो अगर हमको कोई जैसे नुकसान हुआ तो अगर इस रेट से होगा, तो अगर कोई फायदा भी होता है तो उसी रेट से होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। तो हमने जो टोटल खर्चा किया वह कितना किया, तो हमने जो टोटल खर्चा किया वह हमने किया 1696 प्लस 200 प्लस 100 1996 का। तो इधर जब बैलेंस भी करेंगे तो इतना ही का होगा 1996 का। अब क्या है कि इसमें से 10 रुपया मेरा रिसीव हो गया नॉर्मल लॉस से। अब 10 रुपया मेरा इस पे रिसीव हो गया। अब क्या करना है कि अब हमें यह देखना है कि मेरा फिनिश्ड गुड्स कितने का हुआ और मेरा इफेक्टिवनेस कितने का हुआ, ठीक है। तो फिर से वही फार्मूला, जो मेरा टोटल कॉस्ट लग रहा है वह कितने का लग रहा है, तो टोटल कॉस्ट लग रहा है 1996 का, ठीक है। उसमें से 10 रुपया तो हमको रिसीव हो गया, डिवाइड करना है। तो हमको रिजल्ट क्या आ रहा है, तो रिजल्ट हमको आता 90, ठीक है। 90 मेरा आउटपुट कितना निकलता 90, उसमें से 2 यूनिट्स नॉर्मल लॉस का निकल गया, माइनस कर दिए। तो ये जो हो जाएगा 1986 डिवाइडेड बाय 88, टोटल जो हो गया 1996 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 88, टोटल जो आया 22 रुपये 57 पैसे अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। तो ये जो पर यूनिट निकला, ये क्या निकला, पर यूनिट निकला। तो अब यहाँ पे जो मेरा इफेक्टिवनेस है, जो फायदा हुआ, जैसे कि नुकसान होता है तो जिस हिसाब से हम बनाए रहते हैं, जिस हिसाब से मेरा कॉस्ट पड़ा है उसी हिसाब से नुकसान होता है। तो अगर कोई फायदा भी होता है तो उसी हिसाब से होगा। तो मेरा फायदा जो हो जाएगा वह हो जाएगा इंटू 2, अप्रोक्स मान लीजिए 45 का। अब क्या करना है, बैलेंस कर देना है। जो बैलेंस हुआ वो मेरा फिनिश गुड्स का कॉस्ट हो गया, तो कैसे निकालेंगे, तो इसका टोटल है 1696 प्लस 200 प्लस 100 प्लस 45 2041 इसमें से माइनस कर देना है 10 2031, इतना हो गया। या फिर इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं 22.57 इंटू 90, फिर भी उतना ही होगा। तो चाहे हम इसको बैलेंस करके निकाल ले या फिर पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके जितना हमारा यूनिट आउटपुट हुआ है उसको निकाल ले। तो इस तरह से हम प्रोसेस कॉस्टिंग करते हैं। तो ये प्रोसेस 1 जो 2 बार में हुआ है, प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2, मतलब जो मेरा प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ है वो 2 प्रोसेस में हुआ है, 2 स्टेप्स में हुआ है। अगर एक चीज़ 3 में होता तो 3 बार बनाते, 4 में हुआ तो 4 बार बनाते। तो इसी तरह से हम लोग अपना प्रोसेस कॉस्टिंग करते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको हम लोग ऐसे ही करेंगे। इसमें क्या दिक्कत आएगी, तो दिक्कत आएगी एबनॉर्मल लॉस निकालने में और इफेक्टिवनेस निकालने में। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आएगी तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि मेरा टोटल कॉस्ट क्या हो रहा है वो निकालने के लिए, ठीक है। चाहे हमको निकालना हो एबनॉर्मल लॉस, या फिर निकालना हो इफेक्टिवनेस, या फिर निकालना हो वो मेरा जो आउटपुट हो रहा है वो, तीनों के लिए एक ही फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, तो सबसे पहले लेंगे टोटल कॉस्ट, इसका टोटल करेंगे, उसको देखेंगे। अब क्या करना है, उसमें से अगर हम मेरा नॉर्मल लॉस जो हुआ है उस नॉर्मल लॉस से कुछ रिसीव हो जाता है, नॉर्मल लॉस से अगर कुछ रिसीव हो जाता है तो क्या करना है, उस टोटल कॉस्ट में से नॉर्मल लॉस जो रिसीव हुआ है उसको माइनस कर देंगे, उसको डिवाइड करना है। हमने जो टोटल मटेरियल डाला था, अगर उसमें से जो नॉर्मल लॉस हुआ है उसको माइनस कर देना है। जैसे कि इसमें देखे थे तो मेरा टोटल कॉस्ट आया था
1800 का, है ना। उसमें क्या किया है, जो मेरा नॉर्मल लॉस से रिसीव हो गया है 10 रुपीज़, तो उसको क्या किया है, माइनस किया है। अब क्या करना, डिवाइड करना है टोटल यूनिट से। तो जो मेरा टोटल यूनिट था वो कितना था, 100 था। अब 100 में से माइनस कर देना था किसको, तो माइनस करना था ये जो नॉर्मल लॉस हुआ है यूनिट में उसको। तो इसको माइनस किए तो इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये जो रेट निकल के आया है ये पर यूनिट हुआ। तो अब जो मेरा एबनॉर्मल लॉस होगा वह इस रेट के हिसाब से होगा, या फिर इफेक्टिवनेस होगा वह भी इसी रेट के हिसाब से होगा, या फिर जो मेरा आउटपुट निकल के आएगा वह भी इसी रेट से होगा। अब प्रोसेस 2 में आएंगे, फॉर्मूला वही, उसी हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो अब क्या करिए, बुक निकालिए, प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर निकालिए, उसका क्वेश्चन निकालिए, उसको देखिए, इस हिसाब से सॉल्व करके जितने भी एक्सपेंस है जैसे को डेबिट साइड लिखिए, नॉर्मल लॉस को क्रेडिट लिखना है, नॉर्मल लॉस को क्रेडिट साइड लिखना है, और जो बैलेंस होगा मेरा अगले स्टेप के लिए आउटपुट हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। इस स्टेप का आउटपुट जो होगा अगले स्टेप के लिए इनपुट हो जाएगा। अब अगला प्रोसेस जो करेंगे उसका जो पिछले प्रोसेस का आउटपुट होगा इस प्रोसेस का इनपुट हो जाएगा। इसमें मटेरियल, वेजेज, एक्सपेंसेस जो भी डालना है, जो भी एक्सपेंस हुआ है उसको डालिए। जो नॉर्मल लॉस हुआ फिर इस साइड डालिए, अगर एबनॉर्मल लॉस हुआ है इस साइड डालिए। इफेक्टिवनेस जानते हैं कि जब मेरा रिजल्ट ज़्यादा आ जाए, मेरे अनुमान से ज़्यादा आ जाए, हम सोच रहे थे कितना आएगा उससे ज़्यादा आ जाए, उसको बोलते हैं इफेक्टिवनेस, वो आ जाए उसको इस साइड डालिए। ठीक है, इस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आप हमें कमेंट करें, कोशिश करेंगे आपके सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।